हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीके लॉ क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, जो कि आता है सेक्शन 172 से लेकर के 179 के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे प्लेज की डिफिनीशन को। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एट सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। तो इसको प्लेज कहा जाता है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बेलमेंट। दोस्तों, बेलमेंट जो चैप्टर है इसको हमने पहले ही कवर कर लिया है, तो इसको आप देख सकते हैं चैनल के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो बेलमेंट क्या होता है, पहले बेलमेंट समझ लेते हैं। बेलमेंट में गुड्स की डिलीवरी होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को किसी पर्पस के लिए, और जो पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो गुड्स वापस कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं बेलमेंट। जैसे हमने दर्जी को कपड़ा दिया बनाने के लिए, तो जब पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो दर्जी क्या करेगा, उस कपड़े को बना करके शर्ट पैंट वापस कर देगा। इसको कहते हैं बेलमेंट। वापस से आते हैं प्लेज पे। तो प्लेज में क्या होता है दोस्तों, इसमें हम बेलमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पर उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सिक्योरिटी रखी जाती है किसी डेब्ट के पेमेंट के लिए, किसी उधारी के लिए, या फिर किसी अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए सिक्योरिटी रखी जाती है। इसी को प्लेज कहते हैं। बेलमेंट में क्या होता था दोस्तों, उसमें एक बेलर होता है, एक पर्सन देने वाला, और एक बेली होता है रिसीव करने वाला गुड्स। लेकिन इसमें क्या होता है, बेलर को पॉनर कहा जाता है और बेली को पॉनी कहा जाता है। बेलमेंट क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्लेज क्या है, एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है। बेलमेंट का ही एक पार्ट है, स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट कहते हैं इसको। इसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है, गुड्स को डिलीवर करने का एज ए सिक्योरिटी हम रखते हैं। जैसे कोई पर्सन लोन लेता है, कहीं से बैंक से लोन लेता है, तो लोन लेने के लिए हम कोई सिक्योरिटी रखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, गुड्स डिलीवर हुआ, सिक्योरिटी रखी गई, इसको कहते हैं प्लेज, जिसमें सिक्योरिटी रखी जाती है। लेकिन बेलमेंट में ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे दर्जी के केस में क्या हुआ, हमने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, केवल कपड़ा दे दिया, वो बना के दे देगा। तो प्लेज में क्या होता है, सिक्योरिटी रखी जाती है किसी क्रेडिट के लिए। इसके बाद समझते हैं दोस्तों प्लेज बाय हाइपोथिकेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, सम टाइम द गुड्स आर अलाउड टू रिमेन इन द कस्टडी ऑफ द प्लेज फॉर अ स्पेशल पर्पज़। इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में, प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कभी कभी जो गुड्स होता है, जो सिक्योरिटी होती है, वो पॉनर के पास ही रहती है। एज एग्जाम्पल, ए ने बी से लोन लिया 10,000 रुपये का, उससे पैसा लिया और उसे ये कहा कि मैं अपना फर्नीचर जो है आपको गिरवी रखता हूँ। तो बी ने क्या कहा, उसको आप अपने पास ही रखिए, जब भी ज़रूरत होगी हम उसको ले लेंगे। तो ये होता है प्लेज बाय हाइपोथिकेशन। इसके बाद देखते हैं दोस्तों राइट ऑफ पॉनी। पॉनी के क्या क्या राइट्स होते हैं, ये आता है सेक्शन 173। पहले देखते हैं राइट्स टू रिटेन। पॉनी के पास ये राइट है कि वो गुड्स को रिटेन कर सकता है, मतलब उसको जब्त करके रख सकता है। तो किस किस केस में रख सकता है उसको जब्त करके, आगे देखते हैं। द पॉनी में रिटेन द गुड्स प्लेज फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द डेब्ट, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट एंड ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। मतलब कि अगर पॉनर ने कोई डेब्ट का पेमेंट नहीं किया, जो भी क्रेडिट का अमाउंट है उसको पेमेंट नहीं किया है, तो पॉनी क्या कर सकता है, उसके गुड्स को रिटेन कर सकता है। या फिर उस लोन अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट है, उसको पे नहीं किया, तब भी वो जब्त कर सकता है गुड्स को। या फिर उस गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए कोई खर्च हुआ है तो उसके लिए भी वो डिमांड कर सकता है और रिटेन कर सकता है गुड्स को। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सेक्शन 174। इसमें क्या होता है, पॉनी नॉट रिटेन फॉर डेब्ट फॉर प्रॉमिस अदर देन फॉर विच गुड्स प्लेज। मतलब जो पॉनी है वो किसी दूसरे गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता। लोन के लिए जिस प्रॉपर्टी को रखा गया है, केवल उसी प्रॉपर्टी को वो रिटेन कर सकता है। जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक पॉनर है, एक पॉनी है। पॉनर ने क्या किया, पॉनी से कॉन्ट्रैक्ट किया अपना 5,000 के लिए, और 5,000 के बदले उसने रख दिया अपना मोबाइल गिरवी एज ए सिक्योरिटी। उसके बाद उसने फिर से उससे कॉन्ट्रैक्ट किया और अगली बार 10,000 के लिए किया, और उसके लिए उस सिक्योरिटी में बाइक रख दिया। उसके बाद फिर से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और 15,000 के लिए डिमांड किया, और उसके बदले उसने एज ए सिक्योरिटी अपना फर्नीचर रख दिया है। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो पॉनर है वो
5000 दे करके अपना मोबाइल जो है वापस ले लेता है। तो यहाँ पे जो पौनी है वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे कि 10,000 भी लिया था और फर्नीचर के लिए 15,000 लिया था, तो उसके लिए वो उस मोबाइल को रिटर्न नहीं कर सकता है। मोबाइल का पैसा मिल गया है तो वो उसको मोबाइल वापस करना पड़ेगा। बाकी जो बाइक का और फर्नीचर सिक्योरिटी रखी हुई है 10,000 15,000 के लिए, वो केवल उसी के लिए रखी जा सकती है। तो पेमेंट के लिए किसी दूसरी सिक्योरिटी को हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं। जिस अमाउंट के लिए हुआ है केवल उसी प्रॉपर्टी को हम रिटर्न कर सकते हैं एज ए पॉनी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों दूसरा राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। इसमें आता है सेक्शन 175 के अंदर, पॉनी इज़ राइट एज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड। पॉनी के पास ये राइट होता है कि अगर उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस किया है, जो भी गुड्स एज ए सिक्योरिटी रखी गई है उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हुआ है तो उसके लिए भी वो डिमांड कर सकता है। और अगर पॉनर उसको नहीं देता है तो उसके लिए वो उसको सू भी कर सकता है, उसके ऊपर मुकदमा कर सकता है। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है सिक्योरिटी के तौर पर, अगर हम कोई गोडाउन रखते हैं, अब पॉनी क्या करता है, उस गोडाउन के लिए एक चौकीदार रखना पड़ता है उसकी रखवाली के लिए, तो जो भी खर्चा आता है चौकीदार लेता है तो उसको वो डिमांड कर सकता है। यही है सेक्शन 175 के अंदर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों तीसरा राइट टू सेल। ये आता है सेक्शन 176 के अंदर, पॉनीज राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफ़ॉल्ट। अगर पॉनर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, पेमेंट नहीं करता है, तो पॉनी के पास ये राइट है कि वो उस गुड्स को रिटेन कर सके और वो उस गुड्स को सेल भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसको एक नोटिस देनी होगी पॉनर को, तभी वो गुड्स को सेल कर सकते। उसके बाद अगर पॉनी सेल करता है, सेल करने के बाद अगर जो अमाउंट मिलता है उस सिक्योरिटी को सेल करने पे वो उसके डेप्ट से कम है, तो बचा हुआ अमाउंट वो पॉनर से डिमांड कर सकता है। और अगर सेल करने के बाद वो अमाउंट उसके डेप्ट से ज़्यादा हो जाता है तो बचा हुआ अमाउंट पॉनर को वापस करना होगा। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा वो उसे रिटर्न कर देगा पॉनर को। लेकिन अगर दोस्तों पॉनी ने सिक्योरिटी सेल कर दी है तो सेल करने के बाद वो अमाउंट के लिए डिमांड नहीं कर सकता पॉनर से। इसको एक केस के थ्रू समझते हैं, जैसे लॉ लालन प्रसाद वर्सेस रहमत अली। इस केस में क्या हुआ था, डिफेंडेंट ने 20,000 रुपये लिए थे प्लेंटिफ से। डिफेंडेंट कौन हो गया, पॉनर, और प्लेंटिफ कौन हो गया, पॉनी, एज ए प्रोमिसरी नोट, और सिक्योरिटी के तौर पे एरो स्क्रैप्स उसने रखा हुआ था। उसके बाद जो डिफेंडेंट है उसने पेमेंट नहीं किया तो प्लेंटिफ ने क्या किया, उसके ऊपर सूट कर दिया और सूट रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि प्लेंटिफ ने सिक्योरिटी को पहले ही सेल कर दिया था। तो जब जो पॉनी है, प्लेंटिफ है, सिक्योरिटी को सेल कर देगा तब उसके बाद वो डिमांड नहीं कर सकता है और सूट नहीं कर सकता है पेमेंट के लिए। दोस्तों इसके बाद देखते हैं राइट्स ऑफ पॉनर। अब पॉनर के क्या क्या राइट्स हैं। अभी तक हमने पॉनी के राइट समझे, पॉनर के राइट समझते हैं। ये आता है सेक्शन 177 के अंदर, डिफ़ॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम। इफ़ द पॉनर मेक्स डिफ़ॉल्ट ऑन डेप्ट ही रिडीम द गुड्स बिफोर द एक्चुअल सेल ऑफ गुड्स। तो अभी हमने समझा था पीछे कि अगर पॉनर डिफ़ॉल्ट करता है, डेप्ट का पेमेंट नहीं करता है, तो पॉनी क्या करेगा, उस गुड्स को सेल कर सकता है। तो लेकिन यहाँ पे पॉनर के पास क्या राइट है, तो दोस्तों यहाँ पॉनर के पास ये राइट है कि जब तक गुड्स सेल नहीं होता है, गुड्स की डेट आ गई है, मान लीजिए कि 10 तारीख को बेचना है गुड्स, तो जब तक गुड्स सेल नहीं हो जाता है तो 10 तारीख के पहले वो सारा अमाउंट जो भी खर्च लगा है पॉनी का, जो भी डेप्ट अमाउंट है, सब कुछ पे करके गुड्स को वो वापस ले सकता है और उस सेल को तुरंत रुकवा सकता है। यही है पॉनर का राइट। अब आगे देखते हैं कि अगर मान लीजिए पॉनर की डेथ हो जाती है, पॉनर की डेथ हो जाएगी तब कौन गुड्स को रिडीम करेगा। तो डेथ होने के बाद जिसको भी वो उत्तराधिकारी अपना बना के गया होगा, हायर्स जो भी होगा उसका, वही गुड्स को रिडीम कर सकता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे पॉनर ने बैंक से लोन लिया और सिक्योरिटी रखी और उसके बाद पॉनर की डेथ हो जाती है, तो डेथ से पहले उसने एक विल बनाई थी, वसीयत, जिसमें अपनी वाइफ को उत्तराधिकारी बना दिया था। तो अब जो भी गुड्स है, जो सिक्योरिटी रखी गई, उसको कौन रिडीम करेगा, उसका जो उत्तराधिकारी है उसकी वाइफ रिडीम करेगी उस गुड्स को। तो ये था सेक्शन 177। इसके बाद समझते हैं हु कैन प्लेज और प्लेज बाय नॉन ओनर्स।
तो इसमें क्या है दोस्तों कि प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो नॉन ऑनर है, मतलब गुड्स का मालिक नहीं है, क्या वो भी प्लेज कर सकता है? तो वो भी प्लेज कर सकता है। आइए देखते हैं सेक्शन 178। इसमें क्या होता है, प्लेज बाई मर्केंटाइल एजेंट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो एक एजेंट है वो भी प्लेज कर सकता है, लेकिन केवल ऑनर के कंसेंट से और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसे नहीं कि कभी भी कर देगा, वो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस ही वो प्लेज कर सकता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सेक्शन 178A, प्लेज बाय पर्सन इन पोसेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन मान लीजिए प्लेज करता है, प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट करता है एज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक व्यक्ति है जो कि एक रिंग को, डायमंड की रिंग को कहीं से चोरी करके ले आता है। तो चोरी करके ले आता है, उसके बाद बी को क्या करता है, उसको दे करके उससे लोन ले लेता है, उसको रख करके। तो ये क्या हो गया, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो धोखाधड़ी से किया गया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन से किया गया हो, दबाव में किया गया हो, इसी को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो पॉनर है, ए है, वो क्या कर रहा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि उसके पास बेटर टाइटल नहीं है उस गुड्स का, वो ऑनर नहीं है उस गुड्स का, फिर भी वो प्लेज कर रहा है। तो यहाँ पे जो पौनी है, पौनी के राइट्स डिसमिस नहीं होंगे, क्योंकि अगर उसको इस बारे में पता नहीं है कि ये रिंग चोरी की है, तो उसके राइट्स सुरक्षित रहेंगे। जितने भी राइट्स हैं रिटेन करने के, एक्सपेंसेस डिमांड करने के, सारे राइट्स सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सेक्शन 179। इसमें क्या होता है, प्लेज वेयर ऑनर हैज़ ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट। इसको हम प्लेज बाई प्लेजी भी कहते हैं। जैसे ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, प्लेज का कोई सिक्योरिटी रखी बी को, अब बी क्या करता है, उसी गुड्स को किसी अनदर पर्सन को, सी को रख करके उससे कुछ अमाउंट ले लेता है। तो यहाँ पे प्लेज बाई प्लेजी, मतलब जो प्लेजी है, पौनी है, वो भी प्लेज कर सकता है किसी दूसरे व्यक्ति से उस सिक्योरिटी को रख करके। लेकिन यहाँ पे जो भी अमाउंट डिसाइड हुआ है, मान लीजिए जो पॉनर है, फर्स्ट पॉनर, उसने 10,000 के लिए अपने सिक्योरिटी को रखा है जैसे फर्नीचर, तो वो 10,000 के लिए ही केवल डिमांड कर सकता है, उससे ज़्यादा वो डिमांड नहीं कर सकता है पौनी से। अगर पौनी उस गुड्स को, उस सिक्योरिटी को किसी दूसरे व्यक्ति को उस अमाउंट से ज़्यादा के लिए गिरवी रखता है, तो जो फर्स्ट पॉनर है उसका केवल इतना ही इंटरेस्ट रहेगा, केवल 10,000 का, उससे ज़्यादा की वो डिमांड नहीं कर सकता है। अगर पौनी ज़्यादा के लिए भी रखता है तब भी वो उतने के लिए ही लायबल होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।